हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आपको इंट्रो वीडियो में बताया गया था, हम सभी टीचर मिल करके आपको 2025-26 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का फ्री क्लास कराया जाएगा, जिसमें से हम लोग सभी टीचर अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग क्लास कराया जाएगा। तो हमारे साथ अभी जो टीचर हैं वो हम देखते हैं कौन सा टीचर क्या पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये चार्ली सर हैं, ये आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं। और ये है आपका मुजाहिद सर, ये आपका सोशल साइंस में ज्योग्राफी और है ना पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले और आपदा प्रबंधन पढ़ाने वाले हैं। और ये हम हैं, आपको तो पता ही है, हम रहमान सर हैं। तो आपको हम पढ़ाने वाले हैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस में। और इसके अलावा आपको किसले हिंदी भी पढ़ाने वाले हैं। और ये है हमारे अरमान सर, ये आपको पूरा का पूरा साइंस पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा एक उर्दू टीचर भी आएंगे और संस्कृत और हिंदी के टीचर भी आने वाले हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वो भी जुड़ जाएंगे मेरे साथ। तब तक आप लोग, जब ये सब सर आपको मैट्रिक का मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी क्लास फ्री कराया जाएगा, तब तक इसका क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मैं जो पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सोशल साइंस। सोशल साइंस में हिस्ट्री, आज जो हम पढ़ाने वाले हैं हिस्ट्री। लेकिन मेरा जो टारगेट है, आपको टेस्ला बिहार बोर्ड का जो टारगेट है सभी बच्चों का इस बार, तो आपका 450 प्लस का, 450 प्लस का। ठीक है बच्चे, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्लास 10 में क्लास 10 हिस्ट्री में पहला ही चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला ही चैप्टर क्या आपका, यूरोप में राष्ट्रवाद। अब हम जानते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद होता है क्या, लेकिन इससे पहले बच्चे हम जानते हैं कि जो हम सोशल साइंस पढ़ने वाले हैं, इसमें कौन सा सब्जेक्ट होता है और कितने मार्क्स का पूछा जाता है, पहले उसके बारे में जानते हैं। और इतिहास क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, तब उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसको हिस्ट्री क्या होता है, इतिहास क्या, उसे पता नहीं। इतिहास में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो भी उसे पता नहीं है, और कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स पूछा जाएगा, कौन सब्जेक्ट से कितना मार्क्स पूछा जाएगा, ये भी उसे पता नहीं होता है। तो सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं, तब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर है आपका मैट्रिक में सोशल साइंस का, हिस्ट्री में यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस क्या बताने वाले बच्चे, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान को 5 भागों में बांटा गया। सामाजिक विज्ञान को बच्चे कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले बच्चे, पहला है इतिहास, दूसरा है भूगोल, तीसरा है राजनीतिक शास्त्र, और चौथा आपका अर्थशास्त्र, और पांचवा आपका आपदा प्रबंधन, है ना बच्चे। 5 भागों में बांटा गया है सोशल साइंस को। अब इसमें से कौन कितना मार्क्स पूछा जाता है बच्चे, इतिहास से आपको 20 मार्क्स पूछा जाएगा, और आपका भूगोल से भी 20 मार्क्स पूछा जाएगा, और आपका राजनीतिक शास्त्र से 17 मार्क्स, और 17 मार्क्स आपका अर्थशास्त्र से पूछा जाएगा, और 6 मार्क्स आपका है ना आपदा प्रबंधन से पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है बच्चे, तो अब आइए बच्चे, सामाजिक विज्ञान जो 100 मार्क्स है, उसमें से कितना मार्क आपका सब्जेक्टिव पूछा जाता है, कितना मार्क आपका मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, वो भी देख लेते हैं बच्चे। आइए आप समझिए, 100 मार्क्स में 80 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव पूछा जाता है। कितना बच्चे, 80 मार्क्स का। उसमें से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 40 मार्क्स, और सब्जेक्टिव पूछा जाएगा बच्चे 40 मार्क्स, और जो 20 मार्क्स बचा वो आपका प्रैक्टिकल होगा बच्चे। क्या होगा बच्चे, प्रैक्टिकल पूछा जाएगा। तो 100 मार्क्स में आपका बच्चे 2 भाग हो गया, एक 80 मार्क्स राइटिंग यानी सब्जेक्टिव, और 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। तो सब्जेक्टिव में आपका ऑब्जेक्टिव 40 मार्क्स और 40 मार्क्स क्या मिलेगा, सब्जेक्टिव मिलेगा, और 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। वो आपके अपने स्कूल से मिलेगा। किससे मिलेगा, अपने अपने स्कूल से आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। चलिए बच्चे, तो ये बात समझ गए, तो आप चलते हैं आगे बच्चे। अब हम इतिहास में आए, तो इतिहास में हमें 10 क्लास में इतिहास में कितने चैप्टर है वो हमको जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इतिहास में टोटल 8 चैप्टर है, यानी 10 क्लास बिहार बोर्ड में इतिहास में टोटल कितने चैप्टर है बच्चे, 8 चैप्टर है। तो सबसे पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, सेकंड चैप्टर है आपका बच्चे समाजवाद एवं साम्यवाद, तीसरा चैप्टर है बच्चे हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन और भारत में राष्ट्रवाद, चौथा चैप्टर है, पांचवा चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका। ठीक है बच्चे, उसके बाद छठा चैप्टर है बच्चे शहरीकरण एवं शहरी जीवन, है ना, और सातवां चैप्टर है बच्चे व्यापार और भूमंडलीकरण,
और लास्ट में बच्चे आपका प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ये 8 चैप्टर आपको हिस्ट्री में क्लास 10 क्लास में पढ़ना है बच्चे। तो आप बच्चे आज चलते हैं, सबसे पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि इतिहास क्या होता है। ठीक है बच्चे, चलिए। तो बच्चे सबसे पहले चीज सीखते हैं कि इतिहास जो हम पढ़ने वाले हैं, तो किसी से भी पूछ ले कि बाबू क्या पढ़ने गए, तो क्या पढ़ रहे हो, तो बोलेगा इतिहास। क्या होता है इतिहास, व्हाट इज हिस्टोरी, तो कैसे बताओगे, इतिहास हम नहीं जानते हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं। तो आपको बताना होगा इतिहास क्या होता है। इतिहास का मतलब होता है बीती हुई बातों को साक्ष्य एवं प्रमाणकों के आधार पर, है ना, बीती हुई बातों को साक्ष्य एवं प्रमाणकों के आधार पर। ये जो साक्ष्य और प्रमाणक क्या होता है बच्चे, मान लेते जब किसी चीज का खुदाई करते, किसी जमीन का किसी खुदाई करते, तो उसमें कुछ मिलता है ना, शिलालेख, गुहालेख, बहुत सारा चीज मिलता है आपको। उसमें आप देखते हैं कि कब का, उसको कारण पद्धति से चेक करते हैं कब का है। तो वो पद्धति जो होता है वो चेक करते हैं, जो प्रूफ होता है उसी को हम बोलते हैं साक्ष्य, उसी को बोलते हैं प्रमाण। कभी कभी देखते हैं, कभी को मिलता है तुम्हारा क्या प्रमाण हम लिए, है ना, क्या है हम ही लिए। तो प्रमाण का मतलब होता है प्रूफ, साक्ष्य का मतलब होता है बेटे प्रूफ। वही कहता है बीते बातों को साक्ष्य एवं प्रमाणकों के आधार पर अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बच्चे, इतिहास कहलाता है। जो बात बीत गई उसको अभी उजागर करते हैं, अभी उसके बारे में जानते हैं, किसके आधार पर, साक्ष्य के आधार पर, प्रमाण के आधार पर। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इतिहास कहते हैं। तो इतिहास का पिता बेटा हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। आपसे पूछेगा बताइए बच्चे इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो आप बोलिएगा हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए। तो आज बच्चे हम जानते हैं कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमको ये भी जानना जरूरी है बच्चे कि अपने जो इतिहास है भारतीय का, उसको कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास। देखिए ये बच्चे 750 ईस्वी से पहले के समय, यानी 750, अभी तो 2024 चल रहा है ना, 2000 का चल 25 चल रहा है, तो 25 बताइए 750 ईस्वी, अभी 2025 चल रहा, 750 ईस्वी से पहले का जो भी समय बीता, है ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य ये सब, है ना, आप अशोक जानवे करते हैं लोग के बारे में, जो भी बीता उसको हम बोलते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। सेकंड बच्चे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास 750 ईस्वी लेकर 1750 ईस्वी तक का समय, जिसमें आपका मुगल बादशाह, मुगल काल जब जिसमें चल रहा था, अंग्रेज जब समय आया था, उस समय को जो काल को बोलते हैं हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास। यानी मध्यकालीन में तो हम लोग अपने जो यहाँ के वासी हैं वो राज नहीं कर पाए, इसमें जो राज किया उसका नाम था अंग्रेज और मुगल बादशाह लोग। ठीक है ना बच्चे, चलिए और लागते हैं आधुनिक भारत इतिहास के बारे में बच्चे। तो 750 ईस्वी से लेकर अब तक का समय, यानी 750 ईस्वी से जो अब तक का जो समय चल रहा है, अभी तक जो चल रहा है, वो हम लोग सीखते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास। तो क्या बच्चे समझ में आपको आया, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया बच्चे, 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन भारतीय इतिहास 750 ईस्वी से पहले का समय, मध्यकालीन भारतीय इतिहास 750 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक का समय, आधुनिक भारतीय इतिहास 750 ईस्वी से लेकर अब तक जो चल रहा है उसको आधुनिक भारतीय इतिहास कहते हैं। तो बच्चे हम जो हिस्ट्री स्टार्ट किए, तो पहले आपको हिस्ट्री क्या होता, इतिहास क्या होता है, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, इतिहास में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इतिहास में किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स पूछा जाएगा, है ना, सोशल साइंस में किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स पूछा जाएगा, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। अब हम जानते हैं बच्चे कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था इतिहास का, उसका नाम था, चैप्टर नंबर 1 है जो आपका बिहार बोर्ड 10th क्लास में पहला ही चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद। कितना है बच्चे, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो बच्चे आज हम सीखने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। जो बच्चे अब तक नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। तो आपका अभी 2025-26 के लिए फ्री क्लास कराया जा रहा है बिहार बोर्ड 10 क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए बच्चे आज सीखते हैं न्यू चैप्टर, जो इतिहास का पहला ही चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो बच्चे अब यूरोप में राष्ट्रवाद में यहाँ 2 वर्ड है, एक है यूरोप और एक है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद को जानने से पहले बेटा हमको जानना होगा कि यूरोप क्या होता है। तो आपको पता होगा पूरे विश्व में 7 महादेश हैं। पूरे विश्व में कितने महादेश हैं बच्चे, 7 महादेश हैं। 7 महादेश में एक महादेश है जिसका नाम है यूरोप। क्या नाम है बच्चे, यूरोप।
यूरोप एक महादेश है जिसमें 44 से अधिक देश आते हैं, 44 से अधिक देश आते हैं। इसमें कुल 6 महत्वपूर्ण देश हैं। इस प्रकार जो महत्वपूर्ण है आपको उस समय जो था, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, यूनान, स्पेन आदि, ये सब कुछ महत्वपूर्ण देश थे जब यूरोप में राष्ट्रवाद निर्माण हुआ था। ठीक है ना बच्चे, तो ये देख लिया, आपका एक मानचित्र भी हम पेश कर दें। ये जितने भी देख रहे हैं, है ना, जितने भी देख रहे हैं, यूके, डेनमार्क, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, है ना, स्पेन, पुर्तगाल, ये सब जितने भी बच्चे देख रहे हैं, है ना, ये सब यूरोप का एक पार्ट है, एक महादेश है यूरोप का, उसी का पार्ट है। तो बच्चे आप समझ में कि यूरोप क्या है, एक महादेश है जिसमें 44 से अधिक देश है। कुछ प्रमुख देश का नाम जहां पे राष्ट्रवाद का निर्माण हो उसके बारे में हम जिक्र कर दे, जो इस चैप्टर में पढ़ना है ना। यही है यूरोप का एक महादेश। ठीक है बच्चे, तो चले बच्चे आगे चले। चलिए बच्चे, अब हम जो पढ़ा रहे हैं उसको आप नोट भी करता चलिएगा। तो आपको क्या बता, जैसा कि आपको हम बताया गया है कि इसमें आपको फ्री क्लास कराया जाएगा, तो आप बच्चे इसको नोट्स भी करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेकर के इसका नोट्स भी बनाइएगा। ठीक है बच्चे, चलिए। तो बच्चे सबसे पहले अब यूरोप क्या होता है, यूरोप क्या होता है, यूरोप एक महादेश है, उसके बारे में तो जान गए। अब हम चलते हैं बेटे कि राष्ट्रवाद क्या है। क्या बच्चे, कि राष्ट्रवाद क्या है। देखिए बच्चे, देश के प्रति प्रेम एवं एकता की भावना को प्रकट करना ही राष्ट्रवाद करते हैं। यानी देश के प्रति जो प्रेम है, जो एकता है, उसको जब प्रकट करते हैं, आपको एक्सप्रेस करते हैं, आप दिखाते हैं कि हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, यहां लिख दिए, आम भाषा में भी लिख दिए, ये तो पुराना एक आप लाइन का आपका बुक में ही लिखा हुआ है, लेकिन उसको अच्छे भाषा में अगर समझा जाए, अपनी भाषा में समझा जाए, इसका मतलब राष्ट्रवाद का मतलब होता है ये अपने देश को सबसे पहले रखना, अपने देश को सबसे पहले रखना। अगर आपको बोला जाए कि पहले आपकी पहले देश, तो आपको बोलना होगा पहले देश। देश रहेगा तो हम हैं, और हम है तो देश है। अगर देश ही नहीं तो हम किस काम के। ठीक है बच्चे, तो इसलिए कहता है राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश को सबसे पहले रखना, अपने देश को सबसे पहले रखना और उसकी उन्नति के लिए काम करना। उसकी उन्नति के लिए क्या करना, काम करना। और है ना, यह लोगों में देशभक्ति का भावना पैदा करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या समझे बच्चे, अगर हमारे बॉर्डर में हमला हो जाए तो अपने जान नहीं बचाना है, तो पहले बॉर्डर को हमको सुरक्षित करना है, उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाना है ना। देखते हैं ना, आपको यहाँ पे देख ले, निरंकुशतावादी जो शासक था, राजा था, वो अपनी प्रजा पे बहुत हमला कर रहा था। अब ये लोग सोचा कि जान हो रहे या ना रहे, लेकिन मेरा देश सुरक्षित होना चाहिए, इसलिए निरंकुशतावादी लोगों से, ये लोग है ना, खतरनाक राजा लोगों से क्या कर रहा है, लड़ रहा है, मिट रहा है। क्यों, कि हमको देश को एक करना है, देश को सुरक्षित करना है, देश को बेहतर करना है। क्या बच्चे समझ में आया, एक बार में याद होना चाहिए, मेरे साथ एक बार फिर से पढ़िए। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश के प्रति क्या होना, देश को सबसे पहले रखना, देश को सबसे पहले रखना और उसकी उन्नति के लिए काम करना। यह लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा करता है, उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या बच्चे याद हो गया, है ना। तो अगर एक लाइन लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं, देश के प्रति प्रेम और एकता की भावना को प्रकट करना ही राष्ट्रवाद कहते हैं। उसको अगर मीनिंग के साथ समझाना है बच्चे, तो इसको डाल दिएगा तो आपको बेहतर नंबर मिलेगा। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश को सबसे पहले रखना, है ना, और उसकी उन्नति के लिए काम करना। क्या करना बच्चे, काम करना। यह लोगों में देशभक्ति की, है ना, भावना पैदा करता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, राष्ट्रवाद कहते हैं। तो जैसे आपको समझा, ये राजा लोग क्या करता था, निरंकुशतावादी जो राजा है ना, लुईस 16वां, लुईस 18वां, है ना, ये जो हमला कर रहा है बच्चे सबको, है ना, लोगों पर, ये लोग क्या करता है, मर मिटने के लिए तैयार है कि नहीं, देश को सुरक्षित करना है, देश को स्वतंत्र करना है, देश को आजाद करना है ना, बॉर्डर को सुरक्षित कर रहा है हमारे भारतीय जवान, है ना। इसी को हमको कहते हैं राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या बच्चे समझ में आ गया राष्ट्रवाद, ये यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप किसे कहते हैं समझ में आ गया, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं समझ में आ गया। तो आगे चले बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चे। अब हम बच्चे कुछ ऐसे पॉइंट होगा जो हम जिस चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं, तो आगे चलकर कुछ ऐसे पॉइंट है जो बार बार आने वाला है, तो पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि ये कौन सा पॉइंट। पहला पॉइंट आता है कभी कभी जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या होता है, किसी भी मुद्दे पर जनता की राय जानना ही जनमत संग्रह कहता है। यानी कोई भी मुद्दा उठाए, है ना, वो मुद्दा में जनता से राय ले लिए और जनता भी उस बात से सहमत हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं जनमत संग्रह। देखिए, हमको जनमत संग्रह नहीं था, हमको जिताया कैसे, जनता से पूछे, जनता से राय ले, ये काम करना चाहिए, जनता ने हमको सपोर्ट किया, हमको जिताया, इसी को बोलते हैं जनमत संग्रह।
ठीक है बच्चे, जनमत संग्रह आपको समझ में आ गया। सबसे खतरनाक वर्ड आपका निरंकुशतावादी। देखिए बच्चे, निरंकुशतावादी यानी राष्ट्रवाद का, यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो इसी के चलते हुआ निरंकुशतावादी। निरंकुशतावादी आप समझते, ऐसे व्यक्ति जो लोगों की राय के बगैर, यानी लोगों का राय ही नहीं लेता था, जो मन हुआ वो अपने मन से करता था, जो काम करना अपने मन से करता था, है ना। किसी को अगर बोलता था कि ये काम करो तो वही काम करता था। बोलता था भैंस उड़ता है तो भैंस को उसको मानना ही पड़ता है, भैंस उड़ता है। अगर आप बोलते नहीं भैंस नहीं उड़ सकता है, गोली आप पे चला देगा। तुम हम बोल रहे हैं भैंस उड़ेगा तो उड़ेगा, यानी वो तानाशाह का काम करता था, जैसा वो बोले उसी में हुजूरी करना है ना। ऐसे आदमी को बोलते हैं निरंकुशतावादी। वही लिखा हुआ है, ऐसे व्यक्ति जो लोगों की राय के बगैर ही मनमाने ढंग से कार्य करता है, लोगों की राय के बगैर ही काम करता है, मनमाने ढंग से जैसा मन चाहे वैसा काम करता है। हाँ, या जिसकी शक्ति पर कोई भी नियंत्रण नहीं, कोई रोक नहीं लगा पाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, निरंकुशतावादी कहते हैं। तो आपको इस चैप्टर में जो हम पढ़ाने वाले हैं बच्चे, तो निरंकुशतावादी लगभग हर पॉइंट में आने वाला है। तो समझ के निरंकुशतावादी क्या होता है, तो बाद में बोलिएगा सर निरंकुशतावादी क्या होता है, तो यही आपको जानना ना। निरंकुशतावादी का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जिसका कार्य पर, जिसके काम पर कोई रोक नहीं, वो अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है और किसी उसके शक्ति पर कोई रोक ही नहीं है। अगर कोई रोकता है तो उसे गोली से छल्ली छल्ली कर देता है या उसको कैद कर लेता है ना। उसको मनमाने ढंग से, है ना, उसको, है ना, जो चाहे वो भी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, निरंकुशतावादी कहते हैं। क्या बच्चे समझ में आ गए निरंकुशतावादी? तो आते हैं बच्चे अब हम उदारवाद। उदारवाद बच्चे मध्यम वर्ग में पैदा हुआ, तो आगे हम बताने वाले उदारवाद कैसे निर्माण हुआ। अब आते, उदारवाद एक लैटिन भाषा का शब्द है। अगर पूछे उदारवाद कहां से निकला है, तो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता, जिसका अर्थ होता है आजादी। जिसका अर्थ क्या होता है, आजादी। यह शासित की सहमति, यानी जो शासन करता है उसकी सहमति और कानून के समक्ष समानता पर आधारित होता है। ठीक है बच्चे, या समानता, यह व्यक्तियों की स्वतंत्रता का समर्थन करने वाला विचारधारा को ही उदारवाद कहते हैं। यानी जो व्यक्तियों का समर्थन करता है, जो व्यक्तियों की राय का समर्थन करता है ना, करने वाला विचारधारा जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उदारवादी विचारधारा कहते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, उदारवादी विचारधारा कहते हैं। क्या समझे आप बच्चे? उदारवाद एक लैटिन भाषा शब्द है जिसका मतलब होता है क्या, स्वतंत्रता, है ना, शासित की सहमति से होता है ये काम, है ना। जो व्यक्तियों की, दूसरा अगर ये दूसरा पॉइंट अगर समझे तो कहता है व्यक्तियों की स्वतंत्रता का समर्थन करने वाला विचारधारा ही उदारवादी विचारधारा होता है। क्या समझ में है? जो व्यक्तियों का समर्थन करेगा, व्यक्तियों की स्वतंत्रता का समर्थन करेगा, है ना, ऐसी विचारधारा को हम क्या कहते हैं, उदारवादी विचारधारा कहते हैं। क्या बच्चे समझ में आया था? इसको नोट डाउन करते चलिएगा बच्चे कि 2025-26 में आपको पूरा का पूरा सिलेबस फ्री में कराया जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए तो अब चलते हैं बच्चे क्रांति। तो यूरोप में राष्ट्रवाद होगा, तो राष्ट्रवाद कैसे हुआ, है ना, क्रांति ही होता है, क्रांति से राष्ट्रवाद का निर्माण होता है। चलिए, तो क्रांति क्या होता है बच्चे, क्रांति के बारे में अच्छे से जानते हैं। क्रांति होता है क्या? कहता है क्रांति का मतलब होता है बदलाव होना। क्रांति जब हम करते हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव होता है। अगर देश में कोई काम नहीं हो रहा है, देश में सरकार कोई गलत काम कर रहा है, सरकार मनमाने ढंग से कोई लॉ कानून लागू कर देता है, सरकार मनमाने ढंग से किसी पे टैक्स लगा देता है, तो हम लोग उसके प्रति क्या करते हैं, क्रांति करते हैं, आंदोलन करते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, उसी का मतलब होता है बदलाव होना। और क्रांति में क्या होता है, कुछ बदलाव होता है। बदलाव होना मतलब कोई भी काम नियोजित करके करना, कोई काम नियोजित करके करते हैं। चलो देश में बहुत ज्यादा टैक्स लग गया है तो इसको हम लोग कम करवाते हैं, तो हम लोग अब प्लान करते हैं, प्लान करके क्या करते हैं, उसके लिए क्रांति करते हैं, आंदोलन करते हैं। लेकिन आपको उम्मीद नहीं होता है कि वो आंदोलन सक्सेस होगा कि नहीं होगा, लेकिन आगे फिर क्या होता है, उसमें कोई बदलाव अचानक हो जाता है। अगर आप सोचे नहीं थे कि हम बदलाव होगा, चलो क्रांति करते हैं, लेकिन जानबूझकर क्रांति किए, लेकिन बदलाव अचानक आ गया, लेकिन वो बात अचानक हो गया, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, क्रांति कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, क्रांति कहते हैं। क्या समझ में आया बच्चे? क्या यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है बच्चे, फिर से एक बार बोले, क्रांति का मतलब होता है बदलाव होना, है ना। बदलाव होना मतलब कोई भी काम नियोजित करके करते हैं और उसमें अचानक बदलाव आ जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, क्रांति कहते हैं। यानी कोई काम करना है, कोई भी आपको सरकार से बातें मनवाना है ना, कोई देश में कोई काम गलत हो रहा है, उसके बोलते आप क्या, सब मिल करके क्या करते हैं, चलो नियोजित कर करके प्लान करके क्या करते हैं, चलो हम आंदोलन करते थे। जब आंदोलन करते हैं वो सक्सेस होकर उसमें बदलाव हो जाता है, अचानक बदलाव हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चे, क्रांति कहते हैं। तो क्या समझ में आ गया बच्चे? चले आगे चले, क्रांति समझ में आ गया। अब हम समझते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। ये चीज निर्माण
निर्माण का कैसे निकला, कैसे इसका राष्ट्रवाद का निर्माण होने लगा यूरोप में। तो आइए सबसे बड़े बच्चे समझते हैं, ये किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए सामाजिक पहचान, संस्कृति, स्वतंत्रता और अधिकार का सम्मान होना जरूरी है। क्या बच्चे, होना जरूरी है या नहीं? किसी भी राष्ट्र के लिए निर्माण के लिए एक सामाजिक पहचान होगा, है ना, संस्कृति वहां का अच्छा होना चाहिए, स्वतंत्रता का भी अधिकार मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, तभी हम मानते हैं कि वहां राष्ट्रवाद है, वहां राष्ट्रवाद है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, है ना, और जिस देश में यह सब नहीं होगा, जिस देश में यह सब नहीं होगा, वहां राष्ट्रवाद की क्रांति पैदा होगा। यहाँ पे आजादी नहीं है, हमको चलने का तरीका नहीं, हमको बोलने को नहीं देता है, तो वहां धीरे धीरे गुस्सा पनपेगा, धीरे धीरे ज्वाला फटेगा, तो एक क्रांति का रूप ले लेगा, वही होगा। और जिस देश में यह सब नहीं होगा, राष्ट्रवाद का क्रांति पैदा होगा, जिसके कारण से देश के सभी वर्गों को, सभी लोगों को क्या करेगा, एक कर देगा। सभी लोगों को बोलिए, सभी वर्गों को क्या करे, एक कर देगा। चलो अब सब मिलकर के क्या करते हैं, इस निरंकुशतावादी राजा के साथ, इस शासक के साथ क्या करे, क्रांति करते हैं, है? तो वहीं से ज्वाला उठेगा क्रांति का, है ना, उसी से उठेगा राष्ट्रवाद का। ठीक है ना बच्चे। फिर आगे कहता है, यही यूरोप के साथ हुआ। ये किसके साथ हो गया बच्चे, यूरोप के साथ हुआ, है ना। ये यूरोप के साथ होने से यूरोप में राष्ट्रवाद का एक चिंगारी भर गई। राष्ट्रवाद का क्या है, एक चिंगारी भड़की, है ना, भड़का, क्योंकि यहां यूरोपीय समाज को दो भागों में बांट दिया था। वहां जो राष्ट्रवाद का चिंगारी भड़का, कहां पे, यूरोप में जो चिंगारी भड़का, तो वहां पे भी यही हाल था। समाज को दो वर्गों में बांट दिया गया था ना, एक वर्ग उच्च वर्ग था, एक वर्ग था निम्न वर्ग था। उच्च वर्ग तो बहुत अधिकार था, निम्न वर्ग को कोई अधिकार नहीं, बोलने का, ना रहने का, ना जमीन, ना काम, ना धंधा, कुछ भी नहीं था। तो वहीं से राष्ट्रवाद निर्माण हुआ। तो आगे चलते हैं, तो दो वर्ग कौन कौन था, तो बच्चे जानते हैं, दो वर्ग में पहला वर्ग था कुलीन वर्ग। कौन वर्ग बच्चे, इसी को हम उच्च वर्ग भी बोलते हैं। कुलीन वर्ग को क्या बोलते हैं, उच्च वर्ग भी बोलते हैं, जिसमें राजा, जमींदार, उच्च वर्ग, पैसे वाले, पादरी आदि लोग रहते थे। यानी उच्च वर्ग में ये सब रहते थे, राजा रहते, जमींदार रहते, उच्च पैसे वाले लोग रहते, पादरी लोग उच्च वर्ग में रहते थे। इन लोग की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, इन लोग की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। लेकिन एक वर्ग और था जिसका नाम था निम्न वर्ग। बेचारा, इसमें अधिक जनसंख्या वाला लोग रहते थे, निम्न वर्ग रहते थे, जिसको जमीन नहीं था, जमीनहीन लोग रहते थे। ऐसे समाज जिसका कोई अधिकार नहीं था शासन में, है ना, वह लोग रहते थे। जब ये लोग रहते थे, इसी में से एक वर्ग और जुड़ा, यही निम्न वर्ग में से कुछ वर्ग, है ना, पढ़ लिख कर, है ना। इसके अलावा 19वीं सदी के बाद एक वर्ग और जुड़ा, जिसको हम मध्यम वर्ग कहने लगे। क्या कहने लगे बच्चे, मध्यम वर्ग कहने लगे, है ना, मध्यम वर्ग कहने लगे, कहलाया। और ये जो निम्न वर्ग से पढ़ लिख कर बना, ये मध्य वर्ग कैसे बना बच्चे, ये जो निम्न वर्ग था, इसी में से कुछ व्यक्ति ऐसे था जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके क्या बना, डॉक्टर बना दिया, क्या बनाया, शिक्षक बनाया, डॉक्टर बनाया, वकील बनाया, उद्योगपति बनाया, व्यापारी बना दिया, और आगे चलकर उदारवादी का नीति अपनाई। यानी उच्च वर्ग में पैसे वाले था, निम्न वर्ग बहुत कमजोर था। इसी में से कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके क्या बना, डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, वकील, शिक्षक, ये सब बनाया। तो वो लोग पढ़ लिख कर जब नॉलेज हुआ, उसका दिमाग फटा, तो अरे वाह, ये तो उच्च वर्ग हम लोग पे राज कर रहा है। 80% हम लोग पर शोषण कर रहा है, और 20% वाले 80% पे शोषण कर रहा है। तो इस लोग का जब दिमाग फटा, तो इस लोग ने राष्ट्रवाद का निर्माण किया, तो वहीं से उदारवादी का नीति अपनाई। ये लोग मिलकर क्या अपनाई, उदारवादी का नीति अपनाई कि नहीं, अब देश को हमको आजाद करना है, देश में एकता लाना है, देश में राष्ट्रवाद का निर्माण करना है, देश को एक करना है, ऐसे लोगों को हटाना है, यानी सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। तो ये लोग कौन किया, ये मध्यम वर्ग ही चिंगारी फड़का है। कैसे फड़का, वो पढ़ लिख कर जब डॉक्टर, वकील बना, उसको समझ में आया कि देश हम गुलाम है, बड़े लोगों के मतलब का अधिकार छोटे लोगों पे है ना। 10% लोग, 20% लोग राज कर रहा है, और 80% उसका, है ना, गुलामी कर रहा है। तो वहीं से आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ। क्या बच्चे समझ में आया आपको, क्या बच्चे, कुलीन वर्ग, पैसे वाले वर्ग, निम्न वर्ग मतलब जो जिसको जमीन नहीं था, जो कमजोर था, जिसको अधिकार नहीं था, वो, है ना, वो वर्ग था। इसी में से पढ़ लिख कर जो बना, उसको समझ में आया है कि ये हम पे तो बहुत जालिम कर रहा है, बहुत जाति कर रहा है, बहुत मतलब क्या शोषण कर रहा है। इसी में से इन लोग पढ़ लिख करके उदारवाद का नीति अपनाई, और वहीं से राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ,
वहीं से क्या हुआ बच्चे, राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ। तो आपको पहले ही बताइए, यहाँ पे बताए थे क्या कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। तो आपको बताइए 2 वर्ग के कारण, एक कुलीन वर्ग जो पैसे वाले थे, एक निम्न वर्ग जो कमजोर थे, उसी में से पढ़ लिख कर आया, तो वहीं से वो लोग चिंगारी भड़का तो राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ। क्या बच्चे यहां तक समझ में आया आपको? चलिए बच्चे, यहां तक अगर समझ में आ गया, अब एक लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चे। आज की क्लास आपको यही एंड करने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़े यूरोप में राष्ट्रवाद। पहले पढ़े यूरोप क्या है, महादेश है, तो ये राष्ट्रवाद क्या है वो समझे। अब ये समझे यूरोप में राष्ट्रवाद, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। यूरोप में राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? ठीक है बच्चे, तो आइए 19वीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीप में राष्ट्रवाद की एक ऐसा लहर चला। कब? 19वीं सदी में, 1900 ईस्वी में यूरोप महाद्वीप में राष्ट्रवाद का एक ऐसा लहर चला जिसमें यूरोपीय वासियों का क्या कायाकल्प कर दिया। क्या कर दिया? कायाकल्प, जिसमें चलते यूरोपीय देशों का कायाकल्प कर दिया। कायाकल्प का मतलब ऐसा परिवर्तन आया, कल्प का मतलब परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन आया है ना, वहां का किस्मत ही बदल गया, वहां की रूपरेखा ही बदल गया, वहां का ढांचा ही बदल जाना को ही बोलते हैं कायाकल्प कर दिया। हाँ, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, रोमानिया, फ्रांस आदि कई देशों ने भाग लिया। इसमें इस राष्ट्रवाद में सभी देशों ने भाग लिया, और जिसका एक ही मकसद था, यानी सभी देश का एक ही मकसद था कि अपने देश में है ना समानता लाना और स्वतंत्रता लाना, समानता और स्वतंत्रता, इसी को ही यूरोप में राष्ट्रवाद है। सबका क्या मकसद था कि हमारे देश में सबको समान अधिकार मिले और सबको स्वतंत्रता मिले, आजादी मिले, बोलने का, रहने का, खाने का, पीने का, काम करने का आजादी मिले और समानता मिले, समान अधिकार मिले। तो सबका, कौन कौन जितने भी देश के बारे में बताया, सबका यही मकसद था। तो वहीं से यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ, इसी को हम बोलते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो क्या बच्चे आपको समझ में आया है ना? यूरोप में राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, आराम समझाए। 19वीं शताब्दी के यूरोप में महाद्वीप में क्या चला, राष्ट्रवाद की एक ऐसा लहर चला, यूरोप में क्या कर दिया, कायाकल्प कर दिया, उसको पूरा का पूरा इस ढांचा बदल दिया है ना, जिसमें बहुत सारे देश भाग लिए, आपको बता दिए, यूरोप, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये सब भाग लिए है ना। सबका एक ही मकसद समानता और स्वतंत्रता, इसी को ही क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। तो क्या बच्चे समझ में आए? चलिए आगे चलते हैं बच्चे। तो आज का क्लास यहीं तक है बच्चे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, टेस्ला बिहार बोर्ड को, है ना, और